चैप्टर 34 षड्यंत्र। महाप्रतिहार विमल सेन मंत्रणा गृह के बाहर बैठा था, किंतु उसके कान मंत्रणा गृह में होने वाली चर्चा में लगे हुए थे। सम्राट धननंद, महाबलाधिकृत सौरदेव, मंत्री वक्रनास, चरनायक कार्तिक और युवराज श्रीनंद उस खंड में बैठे थे और वे सब एक गंभीर प्रश्न पर विचार कर रहे थे। मगध के महामंत्री श्रीयक 2 दिन पूर्व ही राजकार्य के लिए साकेत गए थे। रक्षा मंत्री वेणुदत्त शैया पर थे। आज ही समाचार प्राप्त हुए थे कि पार्वत्य प्रदेश की लोहिता नदी के किनारे स्थित लोहितपुर नगर में चंद्रगुप्त आया है और पर्वतराज का अतिथि बना है। पर्वतराज चंद्रगुप्त को अपने निजी भवन में ले गया है और उसको एक माननीय अतिथि के रूप में आदरित कर रहा है। मगध के गुप्तचरों ने यह भी बताया था कि पर्वतराज सैन्य ग्रह कर रहा है, सेना को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रचुर मात्रा में युद्ध सामग्री एकत्रित की जा रही है। यह भी महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ था कि चंद्रगुप्त से मिलने पार्वत्य प्रदेश के छोटे मोटे राजन्य नियमित रूप से आ जा रहे हैं और गुप्त मंत्रणाएं हो रही है। सूर्योदय हुआ और चित्रा ने देवी को जगाकर कहा, विमल सेन आए थे। उन्होंने कहा है कि रात्रि के प्रथम पहर में देवी सुषमा कार्तिक के साथ लोहितपुर की ओर प्रस्थान करेगी। वहां चंद्रगुप्त आए हुए हैं और सम्राट के अनुसार वहां चंद्रगुप्त तथा पर्वतराज को फंसाना है। यह कार्य सुषमा को सौंपा है। अत्यंत भयानक समाचार। उद्यालक ने क्या व्यवस्था की है? कुछ ही समय पश्चात दूत यहाँ से रवाना होगा, चित्रा ने कहा। अच्छा, मेरे नहाने की तैयारी कर। चैप्टर 35 चाणक्य की कुटीर में। शोण नदी के दूसरे किनारे पर स्थित चाणक्यपुर के दक्षिण में स्थित एक छोटे से स्वच्छ मकान में आचार्य चाणक्य कलिंग, काशी और मथिला के राजपुरुषों के साथ भावी योजना के विषय में चर्चा कर रहे थे। चौथा राजपुरुष पर्वतराज का मंत्री था। आचार्य चाणक्य के सामने देखकर मिथिला के राजपुरुष ने प्रश्न किया, योजना का प्रारंभ कब होगा? विजयदशमी के शुभ दिन। प्रारंभ कहाँ से? काशी के राजपुरुष ने पूछा। पर्वतराज से। विजयदशमी के दिन महाबाहु पर्वतराज मगध के महामात्य को यह समाचार भेजेंगे कि मैं आज से मगधपति की अधीनता को अस्वीकार करता हूँ और आर्य चंद्रगुप्त को मगध के स्वामी के रूप में स्वीकार करता हूँ, और युवराज विजयदशमी के दिन मगध पर आक्रमण करेंगे। विष्णुगुप्त ने कहा, योजना उत्तम है, किंतु मगध की सेना की शक्ति को न्यून नहीं आंका जा सकता। कलिंग के दूत ने कहा, मगध की सेना का मुझे तनिक भी भय नहीं है। यदि मेरी योजना क्रियान्वित सही रूप से हुई तो मगध की सेना का प्रयास सर्वथा निफल होगा। मैं जनता में भी एक नई लहर उत्पन्न करना चाहता हूँ, आर्य चाणक्य ने कहा। सभी आचार्य की ओर देखने लगे। विष्णुगुप्त ने कहा, जब राजा विलासी और राजतंत्र अंधा होता है तब भी प्रजा भी अपने सनातन आदर्शों से खिसक जाती है। राजा कोई महान वस्तु नहीं है, प्रजा ही राष्ट्र है, मुख्य वस्तु है। प्रजा का जीवन यदि विलासी और अनैतिक होता है तो सारा राष्ट्र रसातल में चला जाता है। आज मगधपति की छत्र छाया में प्रजा का जीवन संस्कार के शिखर से गिर पड़ा है। मैं लोगों के समक्ष इस पतन का चित्र रखना चाहता हूँ और उनमें नए प्राण का संचार करना चाहता हूँ। मिथिला के राजपुरुष ने पूछा, महात्मन, यह वस्तु अत्यंत आवश्यक है, परंतु जनता के प्राणों में चेतना का संचार कैसे शक्य होगा? आचार्य ने हंसते हुए कहा, यह कार्य भारतवर्ष के ब्राह्मण करेंगे। ब्राह्मण चेतना के स्वामी हैं। जनता में नैतिकता का प्रचार प्रसार करना ब्राह्मणों और त्यागियों का काम है। मैं आर्यव्रत के सभी ब्राह्मणों और त्यागियों से प्रार्थना करूंगा कि वे जनता के प्राणों में चेतना की आग को धधकाएं। आर्य विष्णुगुप्त के ये शब्द सभी के प्राणों में नई आशा का संचार कर रहे थे। काशी के राजपुरुष ने कहा, हमारा कर्तव्य हमें समझाएं। सेना और सैन्य सामग्री को निरंतर बढ़ाते रहना। विजयदशमी के बाद जब संग्राम व्यापक होगा तब उसकी आवश्यकता रहेगी। पर्वतराज जिस दिन चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करे और मगध सम्राट से संबंध विच्छेद करे, तब तुमको भी वैसा ही करना है, और यदि वैसा करना उचित न लगे तो मैं दूसरा उपाय निर्दिष्ट करूंगा, आर्य चाणक्य ने कहा। मिथिला के राजपुरुष ने कहा, क्या आप यही रहेंगे? नहीं,
लगभग भाद्रपद महीने में यहाँ से प्रस्थान करूंगा। इसके अंतराल में मैं जनता में चेतना जागृत करने का प्रयास करूंगा। मुझे एक व्यक्ति की आवश्यकता है। मैंने सुना है कि कवि रत्नशेखर आज जनता का प्रियतम कवि है। मिथिला का राजपुरुष बोला, हाँ, वह मिथिला का ही है, परंतु उसके सारे काव्य प्रेम, श्रृंगार और विलास से ओतप्रोत होते हैं। यह मैं भी जानता हूँ, किंतु इसके काव्य जनता के प्राणों को छू जाते हैं। तुम उसे शीघ्र ही मेरे पास भेजना, आचार्य ने कहा। चारों राजपुरुष आश्चर्यचकित हो गए। आर्य चाणक्य ने आगे कहा, जो कवि प्रेम की माधुरी पिला सकता है, वह मुक्ति की चिंगारियां भी उछाल सकता है। रत्नशेखर स्वयं रंगीला है। मिथिला के राजपुरुष ने कहा, मुझे रंगीले कवि की ही जरूरत है। आचार्य ने हंसकर कहा, मैं शीघ्र ही उसे आपके पास भेज दूंगा। मिथिला के राजपुरुष ने कहा। फिर एकाध घटिका पर्यंत गुप्त मंत्रणाएं चली। रात्रि का अंधकार फैल रहा था। वर्षा का तांडव कुछ कम हुआ था। रात्रि का दूसरा प्रहर प्रारंभ हुआ। चाणक्य अतिथियों को लेकर पाकशाला में गए। वहां मगध के भविष्य के विषय में विचार चलने लगा। वहां मन्यु ने आकर आचार्य से कहा, गुरुदेव, पाटलिपुत्र से आर्य कामंदक आए हैं, यहाँ भेज। कुछ ही समय में मन्यु एक नौजवान को साथ लेकर उस खंड में आया। आर्य कामंदक ने आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य ने पूछा, अभी आए हो? हाँ प्रभो, शोण नदी को तैर कर आया हूँ। मेरा अश्व उस किनारे पर स्थित भैरवी के आश्रम में बंधा है। समाचार महत्व के थे, इसलिए मैं विलंब नहीं कर सका। उफनती शोण नदी को तैर कर पहले तू अपने वस्त्र पहन बदल ले, फिर मैं समाचार सुनूंगा, आचार्य ने कहा। कामंदक मन्यु के साथ बाहर चला गया। आचार्य ने राजपुरुषों से कहा, यह मेरा विश्वस्त और निडर दूत है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यह अपना कर्तव्य निभाने में निपुण है। ऐसा न हो तो इस भयंकर तूफान में शोण नदी को तैरने का साहस कौन कर सकता है? पर्वतराज के दूत ने कहा। कामंदक वस्त्र बदल कर आया। आचार्य उसको लेकर दूसरे खंड में चले गए। आचार्य ने पूछा, देवी चित्रलेखा राजगृह से लौट आई? हाँ, मैं वहां से निकला उससे पूर्व रात्रि में ही पाटलिपुत्र आ गई थी। पॉलमीवन में उन्हें भारी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दस्युओं ने उन पर आक्रमण किया, परंतु धर्म की कृपा से बच गई। कहकर आचार्य विचार में पड़ गए। उनके सामने पॉलमीवन नभ उभर आया। फिर वे आश्वस्त होकर बोले, अच्छा, अपने आने का प्रयोजन बता। विष्णुनर्तकी सुषमा और कार्तिक एक नृत्य मंडली के साथ लोहितपुर की ओर प्रस्थित हो गए हैं। सुषमा को एक यंत्र बनाकर भेजा है। पर्वतराज सुरा, सुंदरी और संगीत का रसिक है, इसलिए वह देवी सुषमा के जाल में फंस जाएगा और इसी प्रकार चंद्रगुप्त को फंसाना है और वहां चलने वाली सारी प्रवृत्तियों को नष्ट भ्रष्ट करना है। यही इस तंत्र का प्रयोजन है, कामंदक ने कहा। ये तो अत्यंत भयंकर समाचार। कोई बात नहीं, यह यत्न निष्फल होगा। मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, आचार्य ने कहा। घड़ी भर मौन रहकर आचार्य बोले, देवी को मेरा आशीर्वाद कहना। उनको बताना कि मैं यहाँ से कवि रत्नशेखर को भेजूंगा। उनका निवास किसी अन्य प्रसाद में रखे और उनके काव्य पाटलिपुत्र नगर के घर घर में पहुंचे, ऐसा प्रबंध करे। जैसी आज्ञा। कवि रत्नशेखर मिथिला वाले तो नहीं है ना? वे ही। उनका काव्य तो आज भी घर घर में गाए जाते हैं, कामंदक बोला। यह मैं जानता हूँ। अब रत्नशेखर नए नए काव्य बनाएगा। दूत कामंदक मौन रहा। मन्यु को बुलाकर आचार्य ने कहा, तू कामंदक के विश्राम की व्यवस्था कर और देवानंद को मेरे पास भेज। कुछ ही क्षणों में देवानंद आ गया। आचार्य ने उसकी पीठ पर हाथ रख कर कहा, पुत्र, आज प्रातः तुझे प्रवास में जाना है। श्रीपुर जाने में 4 दिन लगते हैं, परंतु तुझे 3 ही दिनों में वहां पहुंच जाना है और पाटलिपुत्र से लोहितपुर जाने वाली नृत्य मंडली में तुझे एक सेवक के रूप में सम्मिलित हो जाना है। किसी भी प्रकार से उससे जुड़ना आवश्यक है। जैसी आज्ञा। उस मंडली में सम्राट का चरनायक कार्तिक है और सम्राट की विष्णुनर्तकी सुषमा है। बहुत ही सावधानी तुझे बरतनी है। ये सभी पर्वतराज और चंद्रगुप्त को नष्ट करने जा रहे हैं, किंतु तुझे उनके यंत्र को ही नष्ट कर देना है। ऐसा ही होगा। तू अपने साथ वेणु जरूर रखना। वेणुवादन की तेरी अपूर्व कला तुझे उस मंडली में प्रवेश करने में सहायक होगी, आचार्य ने कहा।
लोहितपुर जाने के बाद मुझे किसी से मिलना जुलना है? हाँ, चंद्रगुप्त से मिलना है। मैं तेरा नाम बता दूंगा, तू उससे मिल सकेगा। मुझे विश्वास है कि तू धनानंद के इस यंत्र को निष्फल बना देगा। आपके आशीर्वाद से कुछ भी अशक्य नहीं रहेगा, देवानंद ने कहा। तो तू जा और प्रस्थान की तैयारी कर। आचार्य ने आज्ञा दी। देवानंद चला गया। आचार्य ने अतिथियों वाले खंड में जाकर पर्वतराज के दूत से कहा, तुम चंद्रगुप्त से कहना कि देवानंद नाम का मेरा शिष्य जब कभी मिलने आए तो उससे मिलने में विलंब ना करे और वह जो कुछ भी कहे उसे ध्यानपूर्वक सुने। देवानंद को यदि सहयोगियों की, धन की आवश्यकता हो तो उसे भी पूरा करे। युवराज श्री को मैं ये संदेश दे दूंगा, पर्वतराज के दूत ने कहा। अब हम सब विश्राम करें, चाणक्य ने कहा। चैप्टर 36 वेणुवादक देवानंद। आचार्य विष्णुगुप्त का शिष्य आर्य देवानंद गौड़ ब्राह्मण का था। वह सशक्त और नौजवान था। वेणुवादन में इतना निपुण था कि सुनने वाले स्थिर हो जाते थे। आचार्य के आदेशानुसार वह श्रीपुर पहुंच गया। मार्ग में वर्षा के कारण अनेक अवरोध आए, फिर भी वह साहस से आगे बढ़ता गया और निर्धारित समय से पहले पहुंच गया। अपनी इसी कला से वह दूसरे दिन देवानंद इस मंडली का सदस्य बन गया। उसके निर्दोष चेहरे को पढ़कर कार्तिक ने जान लिया कि यह व्यक्ति किसी का दूत या चर नहीं है। 2 दिन विश्राम कर देवी सुषमा की मंडली लोहितपुर की ओर प्रस्थित हो गई। चैप्टर 37 प्रियवर्मा का प्रवास। चित्रलेखा को अपने गांव की सीमा पर विदाई देकर प्रियवर्मा घर पहुंचा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ गंवाकर, लुटा कर आया है, सब कुछ देकर आया है। स्वल्प परिचय, फिर भी युग युग के भव बंधन साकार हो गए हों, ऐसा लगा प्रियवर्मा को। उसका चित्त बार बार चित्रलेखा के चितवन में उलझ रहा था। रात लंबी हो गई थी। शैया में चिंगारियों के उछलने का आभास होने लगा। कल्पना में केवल चित्रलेखा ही उभरने लगी। स्वयं के आसपास राजसी ठाटबाट था, फिर भी वह अकेलेपन का अनुभव करने लगा। यौवन के प्रथम द्वार पर प्रथम दृष्टि में खुला हुआ मारण मंत्र इतना भयंकर होगा, ऐसी कल्पना प्रियवर्मा को नहीं थी। एक ही बाण से जो व्यक्ति वनराज का कलेजा चीर डालता था, वह वीर पराक्रमी चित्रलेखा के नयन बाण से हत-प्रहत होकर घोर वेदना का अनुभव कर रहा था। माता पिता ने, मित्रों ने और अन्यान्य सगे संबंधियों ने उसकी उदासी का कारण पूछा, परंतु प्रियवर्मा सदा बहाना बनाकर उनको टालता रहा। एक दिन पिता ने पूछा, पुत्र, तू कहता है कि तुझे कोई रोग नहीं, चिंता नहीं, फिर तेरा यह चेहरा दिनों दिन निस्तेज क्यों होता जा रहा है? तेरा उत्साह क्यों टूट रहा है? तेरे मन में कोई गुप्त बात हो तो मुझे बिना हिचकिचाहट के साफ साफ बता। पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तू अस्वस्थ क्यों रहता है? घड़ी भर विचार कर प्रियवर्मा बोला, पिताजी, प्रवास में जाने की इच्छा है। पिताजी ने हंसकर कहा, तो इसमें संकोच की क्या बात है? प्रियवर्मा मौन रहा। तू कहाँ जाना चाहता है? साकेत, ताम्रलिप्ति, राजगृह, मिथिला या कहीं और? तू जहाँ जाना चाहे वहाँ मैं तेरी अनुकूलता कर दूँ। पाटलिपुत्र जाने की इच्छा है। ओह, यह तो बहुत निकट है। वहाँ जाने के लिए इतनी चिंता और निराशा क्यों? तू तो वहाँ अनेक बार जा चुका है। पाटलिपुत्र में यदि तू मगधेश्वर के अतिथि के रूप में रहना चाहे तो? नहीं, मुझे वेणुदत्त के यहाँ रहना ही अच्छा होगा। तो तू कब जाना चाहता है? कल ही। पिताजी ने कहा, ठीक है, प्रसन्नता से जा सकता है। प्रियवर्मा अपने भवन की ओर चला गया। मन की बात को छुपाने के लिए उसने प्रवास का बहाना बनाया था। उसने सोचा, क्या महान नर्तकी मुझे पहचान लेगी? वह भूल गई होगी तो? नहीं, जाना तो है ही, प्रिया को देखना तो है ही। और इधर वर्षा का तांडव शांत हुआ। तरंगवती शोण नदी का उफान शांत हुआ। चणकपुर में आचार्य विष्णुगुप्त की कुटीर में अतिथियों का आवागमन होता रहा। नाना प्रदेशों से असामान्य व्यक्ति आचार्य से राष्ट्र की नवीन समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए आए और नई क्रांति की रूपरेखा से अवगत हो आचार्य की अनुशासना को स्वीकार करने की तमन्ना बताते रहे। विचार विमर्श चल रहा था।
इतने में मन्यु आचार्य के खंड में प्रविष्ट हुआ। उसके पीछे पीछे 35 वर्ष का कवि रत्नशेखर भी खंड में आया। सुडौल शरीर, भव्य छाती, सुंदर चेहरा और रंगीला वेश। कवि को देखते ही आचार्य ने कहा, आओ कविवर, कुशल क्षेम तो है ना? रत्नशेखर ने नमस्कार कर कहा, आपके दर्शन कर मैं भाग्यशाली बना। आचार्य ने एक आसन पर कवि को बैठने के लिए कहा और हंसते हुए बोले, प्रवास में श्रम अधिक हुआ होगा। वर्षा के घोर तांडव से मेरा चित्त श्रम को भूल सा गया। वह किसी विरहणी की खोज में दौड़ने लगा। रत्नशेखर ने हंसकर कहा। सभी आगंतुक अतिथि कवि की ओर देखने लगे। आचार्य ने उसका परिचय दिया और फिर उसको बुलाने का प्रयोजन स्पष्ट किया। आचार्य ने कहा, कविवर, तुमने प्रेम, विरह, मिलन और रस तृष्णा के अनेक गीत लिखे और वे आज भी रसिकों की जीवा पर नाच रहे हैं। घर घर में तुम्हारे गीतों की गूंज है। किंतु अब मैं चाहता हूँ कि विलास रस में डूबी हुई जनता को तुम्हारे गीत जागृत करे, उस कीचड़ से निकालकर उसे नए प्रभात की नई किरण से अभिषिक्त करे। जनता को यह भान कराए कि विलास ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य है स्वतंत्रता। आदमी इंद्रियों का और मन का दास है। कविवर, मैं चाहता हूँ कि जनता इस दासता से मुक्त होकर स्वाभिमान का जीवन जिए और अनीति को उखाड़ फेंकने का साहस कर सके। उन्हें कर्तव्य बोध कराना है। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? क्या तुम ऐसे काव्य रचकर जन जन में विक्रम और पुरुषार्थ का प्रदीप प्रज्वलित कर सकोगे? चाणक्य के इस प्रश्न से पूरे खंड में यानी रूम में नीरवता छा गई, चुप्पी छा गई। रत्नशेखर के नयनों में नया तेज नाचने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं ऐसा करने में सफल होऊंगा। आज से मेरा प्रत्येक काव्य अधर्म और अन्याय के प्रति खुला विद्रोह होगा। अब मेरे काव्यों में प्रत्येक वर्ग के लिए कर्तव्य बोध होगा। सन्नारियों को सतीत्व रक्षा के लिए बलिदान देने की भावना भरेगा। देश की वीर श्री को संस्कृति की रक्षा के लिए ललकारेगा। इसी आशा से मैंने तुम्हें बुलाया था। वत्स, भगवान तेरी सफलता का सृजन करे। वत्स, यहाँ से तुम पाटलिपुत्र चले जाना। वहाँ रहकर यह काम करना। वहाँ मेरी धर्म कन्या रहती है। वह तुम्हारे अनुकूल सारी व्यवस्था कर देगी। 2 दिन यहाँ विश्राम कर तुम वहाँ चले जाना। फिर आचार्य ने आगंतुक अतिथियों से अन्यान्य विषयों पर चर्चा की और फिर सभा विसर्जित हो गई।